नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों की आज हेडलाइंस बनी हैं। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस वार्ता में। हम सीधे ले चलेंगे आपको उत्तराखंड की ओर। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। उत्तराखंड के मूल निवासियों को फिर पहचान मिली है। इसमें पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास प्रमाण पत्र को मानने वालों के सख्त कदम उठाए हैं, व्यवस्था की जानकारी दी है। अब ऐसे मूल निवासी जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र बने हैं उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। उनके पुराने मूल निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। उनके मूल निवास प्रमाण पत्र की पहचान बनी रहेगी। मूल निवासियों की पहचान बचाए रखने और मूल निवास प्रमाण पत्र के महत्व को बनाए रखने को धामी की सरकार की ओर से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है यहाँ जो है सुबह शाम की जो ठंड है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है तो उसकी वजह से जो है शीत लहरें जो चल रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, क्योंकि बरसात ना होने की वजह से जो है ठंड का जो सूखी ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। वहीं तराई इलाकों की बात करें तो यहाँ जो है कोहरे की वजह से जो है आए दिन जो हादसों की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो है वाहन जो है वो आपस में टकरा जाते हैं, तो इसकी वजह से जो बड़े हादसे हो रहे हैं। जी निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी में सैलानियों की जो भारी भीड़ है वो लगातार क्रिसमस को लेकर, आज जो है क्रिसमस है, क्रिसमस को लेकर जो सैलानियों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अन्य जो पर्यटन स्थल है वहां पे आपदा के बाद जिस तरीके से इस बार सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आपदा के बाद इस बार जो क्रिसमस पर वो लगातार जो सैलानियों की भीड़ है वो बढ़ती है। और इसमें जो प्रशासन है वो हर एंगल से अलर्ट मोड है। यहाँ पर होटल जैसे होटल वाले हैं जो अवैध वसूली करते हैं उन पर भी जो है प्रशासन की एक सख्ती है और प्रशासन के द्वारा जो है कड़ी नजर बनाई गई है। साथ ही साथ जो सैलानी आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसमें मैं एक बात और बता दूं निशा, जिस तरीके से आप अगर ट्रेनों की बात करें, जो बस है, वोल्वो है, जो सैलानियों को लेकर यहाँ पहुंचा रहे हैं, उसमें भीड़ जो है वो लगातार इतनी खचाखच भरी हुई है कि आप देखिए जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से लगातार सैलानी, पिछले 1 हफ्ते से सैलानी जो है वो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे आप अगर मैं ट्रेन की बात कर लूं तो कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ने वाली सभी ट्रेनें जो 5 जनवरी तक के लिए पैक है और लंबी वेटिंग जो है इसमें देखी जा रही है। साथ ही साथ भारी संख्या में पर्यटन सड़क मार्ग में जिस तरीके मार्ग से आ रहे हैं उनके लिए वोल्वो बस हुई या भी जो स्पेशल है वो लगातार खचाखच भरी हुई है, उसमें भी वेटिंग जो है लोग कर रहे हैं, क्योंकि बस जो है ट्रेन है वो मिल नहीं पा रहे हैं। सैलानियों की जो कतार है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के अवसर पर वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इससे वो लगातार जो रोड है वो ट्रैफिक की वजह से लगातार जाम होते जा रहा है। इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी लगातार एक्शन में है और ये तमाम वो जो प्रयास है वो पुलिस कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें सैलानी ऐसे पर्यटन स्थलों को तरजीह दे रहे हैं जहां आसपास बर्फ के दीदार हो सके। फेडरेशन ऑफ ऑल हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से क्रिसमस पर भारी भीड़ संख्या में सैलानी राज्य में पहुंच रहे हैं, उनके लिए मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी में इस तरीके की व्यवस्था बनाई है कि जो सैलानी आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे सीधे। ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इसको लेकर आज हम बता दें क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो राजधानी लखनऊ में हुई है, लेकिन प्रशासन वो नववर्ष और लगभग आज 25 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक जो उसमें धारा 144 उन्होंने लागू कर दी है। और उन जो माल के संचालक हैं, जो प्रबंधक हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट के हों, चाहे वो
शराब की दुकानों के हैं, उन लोगों से इन्होंने सीधा वार्ता करने के लिए आदेश दिया है। तो और जो पुलिस उपायुक्त हैं, उन लोगों से कहा गया है कि आप सीधा जो होटल के संचालक हैं या रेस्टोरेंट के संचालक हैं, जो मदिरापान के संचालक, इन लोगों से सीधा वार्ता करिए और जो नियम है, उन नियम कहते हैं कि ये लोग रेस्टोरेंट टाइम से बंद करेंगे। और जो भीड़ की बात करें तो कभी-कभी क्या होता है नए साल पे, या हम आज का ईद देख लीजिए, काफ़ी भीड़ रहेगी सड़कों पर शहरों में, चाहे वो भूतनाथ हो, हजरतगंज हो, अमीनाबाद हो, तो वहाँ पे काफ़ी रश देखने को मिलता है। तो उन होटलों को सीधा प्रशासन ने आदेश दिया है कि आप जो है जितनी संख्या है उतनी ही रखिए, उसमें ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होने पाए और ज़्यादा कोई वाद विवाद ना हो। तो इस तरीके से शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है मीटिंग करने के लिए आदेश दिया है अधिकारियों को। अब देखना ये होगा निशा कि ये जो आदेश है ये कितने सफल होते हैं, और कहीं न कहीं अक्सर जो घटनाएँ देखने को मिलती हैं, चाहे वो क्रिसमस का दिन हो, चाहे वो नए साल का दिन हो, तो इसको लेकर लेकिन यूपी सरकार ने 144 जो है वो ज़रूर लागू किया है। अब ये कितने अधिकारी कितना मनवा पाते हैं इन चीज़ों को और लोग कितना अमल करते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसको लेकर आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि शहर में संचालित समस्त बार है, मॉल्स है, रेस्टोरेंट है, होटल है, इनमें जो है निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश ना दिया जाए। और इसी तरीके से चाहे वो सभी जो पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिए गए कि सभी के साथ में वो बैठक करें, गोष्ठी करें और उनके निर्देशों को कैसे पालन कराना है, ये सारी जानकारी जो है वो प्रबंधकों को दी जाए। अच्छा बता दूं, परिसर के मनोरंजन कार्यक्रम के अंदर या अगर बाहर देखें तो उसमें निर्धारित क्षमता से अधिक जो है व्यक्तियों को टिकट प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि जब निर्धारित क्षमता से अधिक होते हैं तभी वाद विवाद होता है। लेकिन जब लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड लोग रहेंगे तो उसमें कहीं कोई ऐसी संभावना नहीं होती। इसी तरीके से होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थल आदि जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि लाउड स्पीकर की आवाज़ मानकों के अधीन हो, मानकों के आधार पर होगी, ताकि आम जनता को कहीं कोई परेशानी न हो। क्या होता है निशा की लोग तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं, लेकिन जो आम आदमी आने जाने में होता है उसको दिक्कत और बहुत सी समस्याएं होती है। तो इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है उठाना है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन एक प्रश्न तब तक है जब तक कि ये सफलतापूर्वक चीज़ें ना हो जाएं और कोई वाद विवाद या घटनाएं ना हो। अब एक चीज़ और हम बताएंगे सबसे पहले निशा आपको कि जो अयोध्या है उस पर आप देख रही किस तरीके से भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उसी को लेकर आपको बता दूं कि 22 जनवरी को आप सबको पता है कि देखिए भव्य आयोजन किया जाएगा। तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और वो बताए रामलला को वहाँ पे स्थापित करेंगे। उसके बाद में पहली आरती वही करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला को विशेष भोग लगाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां हैं। उसमें बता दूं कि ननिहाल के चावल और ससुराल के मेवों का पहला भोग भी भारत के प्रधानमंत्री रामलला अयोध्या मंदिर में लगाएंगे। बता दूं छत्तीसगढ़ से 3000 कुंटल चावल आएगा अयोध्या में, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तक की सबसे बड़ी अगर देखो तो चावल की जो खेप है वो पहुंचेगी अयोध्या, लगभग 3000। जनकपुर से भी अयोध्या से लाए जा रहे हैं वस्त्र और मेवा और फल। इस तरीके से जो है वो लगभग 5 जनवरी को नेपाल से पहुंचेंगे 1100 थाली से सजे उपहार। तो बहुत सी विशेषताएं हैं, क्योंकि राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, उन्होंने सफलतापूर्वक इसको किया, तो उसको लेकर पूरी तरीके से 22 जनवरी का इंतजार है लोगों को, और वो देखना चाहते हैं कि इसको सालों साल तक याद रखा जाए। तो इसी तरीके से बता दूं नेपाल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए जो आभूषण हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं और मिठाइयाँ सहित विशेष स्मृति चिन्ह नेपाल भेजने का काम कर रहा है। भारत में नेपाली जो राजदूत है शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा है कि नेपाल और भारत जनकपुर और अयोध्या के बीच जो सिस्टर सिटी संबंध है उसको स्थापित करने का कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। तो इस तरीके को लेकर जो अयोध्या में चाहे वो शासन हो प्रशासन हो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि ये हमारा कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर का और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। अब हम तीसरी बात करेंगे सबसे पहले कि जो यूपी सरकार ने जो शराब पे बहुत से नियम ऐसे लागू किए, वो कितने उसके लिए कौन से लोग जो आम आदमी उसके कहीं न कहीं निशा उसके लिए समस्याएं होंगी। लेकिन अगर बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो एक विधायक हैं वो है गुवाहाटी के विधायक थे संजीव झा, उन्होंने परसों लगभग मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जो नई नीति है भाजपा की शराब पर उस पर उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था देखिए भाजपा जो है
वो कहीं न कहीं अच्छे विचारों को कहती है हम रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई देता है। जो नई नीति वो लाए हैं उससे अव्यवस्था फैलेगी उत्तर प्रदेश में, अपराध भी बढ़ेगा और लगातार घटनाएँ बढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से ये भी कहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, उसमें जब खुलेआम शराब की अनुमति दे दी गई है, अगर कोई 100 वर्ग फुट के अंदर शराब की दुकानें हैं, तो 20 मीटर की परिधि में बारहशाला बना सकते हैं। इससे साफ है कि आप लोग अपनी दुकानों में शराब पिला सकते हैं। तो कहीं न कहीं निशा देखा जाए तो सच भी है, क्योंकि घटनाएँ आज भी देखिए शाम को लोग जो गाड़ी ड्राइव करते हैं या रोडों पर चलते हो, आए दिन वो जो शराब के द्वारा पीने के बाद वो घटनाएँ होती हैं और कहीं न कहीं उसमें लापरवाही नज़र आती है, चाहे वाहन चलाने में हो, चाहे वो घर में वाद-विवाद हो, तो बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं। इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही है कि देखिए भाजपा जो है वो सनातन धर्म की बात करती है, लेकिन नई नीति के तहत अगर शराब की दुकानें पास ही शराब पिलाने लगेंगे तो किस प्रकार से अपराध नहीं होंगे, इसका अंदाज़ा सही ही लगाया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने घर में बारहशाला बना सकते हैं आप, क्योंकि नीति में कहा गया 12,000 का शुल्क देकर आप अपने घरों में लोगों को शराब पिला सकते हैं। इस तरीके से जो घटनाएँ कहीं न कहीं उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती तो ज़रूर है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत डिफ़रेंस है, बहुत अंतर है। उन्होंने बताया कि देखिए जो आम आदमी हमारी पार्टी है वो कहीं न कहीं हम जो है दिल्ली में जैसे हम मोहल्ले क्लिनिक खोलते हैं, शिक्षा पर ध्यान देते हैं। जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करते हैं, जैसे दिल्ली की हर कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, स्कूल ठीक हो रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार ये काम नहीं कर रही, उसको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और वो अब तो अलग हर चौराहों पर मदिरा पान की दुकान खोल रही है। तो मुख्यमंत्री से उन्होंने यह भी अपील की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता यह सोचकर वोट दिया है कि आपके बच्चों शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर अगर उनको नौजवानों को रोजगार मिलता है तो ये बेहतर होगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने लगातार यूपी सरकार की जो नई नीति आई आबकारी उस पर इन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि कहीं न कहीं इस चीज़ों पर योगी आदित्यनाथ के सरकार के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि शराब जैसे अभी आदेश हुआ कि आज 25 तारीख को और लगभग 1 तारीख तक 11 बजे तक दुकानें खुले रहेंगी। तो कहीं न कहीं देखिए जब लोग आएँगे शराब पिएँगे तो हुड़दंग होगा। तो इसको अगर टाइम कम कर दिया जाए तो शायद घटनाओं पर और रोक लग सकता है। लेकिन सरकार इस पर कितना अमल करती है और ये चीज़ें ना हो इसके लिए उनको सोचने का जो है कहीं न कहीं उस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो विधायक जी ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने। ये कहना है विषय। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे मनीष जी के पास। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश से और कोई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर या ऐसी कौन सी खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, लाहौल में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां पर अनियंत्रित जो कार है वो अनियंत्रित पर 220 गहरे खाई में गई, जहां पर 3 लोगों की जान इसमें जाने की सूचना मिल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जनजातीय जिला लाहौल जो है समेत स्पीत के केलांग उदयपुर माथुर जालहमा स्थित हिडिंबा मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, कार सड़क से करीब 220 फीट गहरी जो है खाई में गिर गई। खाई में गिरने से जो उसमें 3 लोग सवार थे उन्होंने तत्काल जो उनका मौत हो गया। हालांकि जो पुलिस है वो लगातार हर एंगल पर जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। क्या जिस तरीके से रोड पर डायवर्सन किया गया है, रोड पे इतनी व्यवस्थाएं दी जा रही है, इसके बाद भी वो ये लापरवाह ड्राइवर है ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और खुद शिकार हो जाते हैं, जो अपनी जान को खुद गंवा बैठे। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश की वो लगातार इस की जो तफ्तीश कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें क्या बातें सामने निकल कर रही है। अभी हालांकि ये कहाँ के लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, ये सैलानी बताए जा रहे हैं, इनका जो है पता अभी तक फिलहाल कुछ तय नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है। जी हाँ जी बिल्कुल, भूपेंद्र जी के पास चलेंगे। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड से और कोई अपडेट और कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें? बिल्कुल निशा, हमारे यहाँ जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के जो कमिश्नर है उन्होंने जनता दरबार लगाया और 143 का एक मामला सामने आया, जिसमें 40,000 रुपए की रिश्वत लेने पटवारी के खिलाफ जो है जिलाधिकारी को उन्होंने जांच के आदेश दिए कि इसके ऊपर जांच की जाए और जो ये मामला है इसको जो है जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं आपको बता दूं कि लगभग उत्तराखंड में जो थे कर्मचारी काफी टाइम से हड़ताल पे थे, शिक्षक हड़ताल पे थे, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है
वो कहीं भी हड़ताल पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो आगे आने वाले जो बोर्ड की परीक्षा है उनको उनमें जो बच्चों को जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि शिक्षक अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार ने जो है इस पर जो है पूर्ण तरीके से 6 महीने के लिए जो है रोक लगा दी है। जी निशा। जी बिल्कुल। ज्ञानेश जी, और कोई अपडेट हमारे दर्शकों को आप देंगे? हाँ निशा, मैं बताऊंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में अब ये लोग जान चुके हैं जो वो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, जो अतिक्रमण कर रहे थे, माफियाओं की योगी आदित्यनाथ ने कहा है खैर नहीं। आपको बता दूं कि सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम से जो बुलडोजर नाम जुड़ा हुआ वो कहीं न कहीं बाबा को प्रदर्शित करता है कि बाबा का बुलडोजर आ गया। तो इसको लेकर बता दूं कि उन्होंने कहा है भू माफिया जो भी है, जो तालाब पर कब्जे कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, सुधर जाए, और नहीं तो उसके खिलाफ अब एक अभियान चलाया जा रहा है। जो भी शिकायतें हैं IGRS पर दर्ज हो रही उसको लेकर जो सरकार है पूरी तरीके से सतर्क है, राजस्व विभाग की टीम, क्योंकि फिर भी इतने सतर्क होने के बावजूद जो नीचे के अधिकारी होते हैं निशा, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो या कानून हो, वो उन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं। मुझे बता दूं जो योगी आदित्यनाथ इन चीज़ों पर बिल्कुल पीछे नहीं है, और अगर उन तक कोई जानकारी पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर से उस चीज़ों को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब आम आदमी शिकायत करता है, चाहे वो अपने रास्तों को लेकर हो, चाहे वो जमीन पर कब्जा हो या तालाब पर कब्जा हो, उसको लेकर कुछ ऐसे दबंग भूमाफिया हैं जो लगातार कब्जा कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर इतनी शिकायतों के बाद में जब तक 2-4 शिकायतें जब उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे विधानसभा तक पहुंचती है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो यहाँ से दूर है 100, 250, 300 किलोमीटर के जिले हैं, वहाँ की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं ऐसा कहीं ना कहीं। लेकिन हालांकि जो योगी आदित्यनाथ का साफ तौर कहना है, लेकिन इस पर जो है अब अभियान चलाया जाएगा और इसको जो है हम इस पे चाहे ध्वस्तीकरण के आदेश करके और इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लगातार उन्होंने कहा है कि तालाब पर कब्जा वालों के खैर नहीं थी। बता दूं उत्तर प्रदेश के राजस्व जो रेवन्यू ने एक बड़ा फैसला किया। इस फैसले के तहत तालाब अथवा किसी भी वाटर बॉडी पर कब्जा करने वालों के नाम भू माफियाओं के लिए बनाए गए हैं। जो भू माफिया है उनके नाम भी प्रदर्शित होंगे कि इन्होंने इस तालाब को कब्जा किया था, प्रकाशित किए जाएंगे। तो इस फैसले का सीधा अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में तालाब अथवा किसी वाटर बॉडी पर कब्जा वालों को अब भू माफिया की श्रेणी में रखा जाएगा। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। वो कब्जे, वो सरकारी जमीनों पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है। तो उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं पर खात्मा जो इन्होंने कसम खाई है कहीं ना कहीं, उसको अब देखिए उसका असर भी है। लोग डरने भी लगे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ ऐसे हैं आज भी हैं जो लगातार जो है वो कार्य कहीं ना कहीं वो कब्जा करने में लगे हैं। आपको बता दूं 6.5 लाख तालाब हैं उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए निशा तो लगभग 6.5 लाख तालाब है और 88,017 गाँव में सर्वे किया गया है। इस सर्वे में पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 6,45,000 तालाब हैं, झील, पोखर तथा दूसरे वाटर बॉडी मौजूद हैं। और उनमें से प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अगर बता दूं तो दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने अनुसार उनमें 6.33 लाख हेक्टेयर जमीन पर तालाब तथा दूसरी बॉडी स्थापित है। तालाब तथा वाटर बॉडी की 1661.84 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा था। प्रदेश सरकार ने अभी भी कब्जा है। प्रदेश सरकार ने तालाब तथा वाटर बॉडी पर अवैध कब्जा करने वालों को भू माफियाओं की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं की सूची के प्रकाशन के लिए बाकायदा भू माफिया पोर्टल भी बना रखा है। इस पोर्टल पर तालाब और अवैध कब्जा करने वालों के लिए जो है उनके नाम प्रकाशित किए जाएंगे। तो निशा कहीं न कहीं ये सारे आदेश हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी हो रही, लेकिन और जो अभियान अब चलाया जाएगा उसको लेकर उत्तर प्रदेश में साफ तरीके से अधिकारियों से भी कहा गया है कि इसमें कोई भी हो, कोई भी प्रश्न पता है उस पर लगातार कार्रवाई करिए ताकि उन जमीनों को, उन पोखरों को, तालाबों को सुरक्षित किया जा सके और ऐसे जो दबंग भू माफिया है उसमें कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई हो और उनको सीधा जेल भेजने का काम किया जाए। निशा जी बिल्कुल, हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े थे ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट दी। हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से और हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े थे उत्तराखंड से, जिन्होंने तमाम अपडेट, तमाम जानकारी दी, हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी अपडेट दी कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो विभिन्न राज्यों में सुर्खियों में हैं। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।